भारत का ये नक्शा ऐसा न होता अगर इस नक्शे के मुख्य शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण जैसे मुश्किल काम को सच करके ना दिखाया होता। जो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र है, जो भारत आज दुनिया के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, और जो भारत आज वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे रहा है, वो भारत ये सब ना कर पाता अगर भारत का भौगोलिक स्वरूप ऐसा ना होता। अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो मिल गई, लेकिन देश में सैकड़ों रियासतें ऐसी थी जो भारत के साथ आने को तैयार नहीं थी। भारत उस वक्त भी टुकड़ों में बटा हुआ था। इन रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने एन केन प्रकारणे, जिसको कहते हैं हर तरह से करके रियासतों को एक में भारतवर्ष के एकीकरण में किया। ये आज का जो भारतवर्ष आप देख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके पूरा आसाम नीचे मणिपुर तक, ये सरदार पटेल की देन है। आप कल्पना करें कि एक और देश का बंटवारा, उस देश के बंटवारे के समक्ष 565 देशी रियासतों की चुनौतियां। जो देशी रियासतें 1858 से लेकर के और 1946 तक ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार रही हैं, उनके साथ खड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष वो एक प्रकार की दीवार हैं। उन रियासतों को कैसे भारत के संग में लाने का कार्य किया जाए, इसकी अगर आप कल्पना मात्र करें तो सरदार पटेल की कितने बड़े शिल्पकार हैं आधुनिक भारत के, इसको आप समझने का काम कर सकते हैं। सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों के राजाओं से लंबी बात करके इन रियासतों का भारत में विलय का रास्ता साफ किया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी। ऐसी ही एक रियासत थी हैदराबाद के निजाम की, जो मौजूदा समय के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। जब संवाद से हैदराबाद के विलय का समाधान नहीं निकला तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना का हैदराबाद में अभियान शुरू हुआ और हैदराबाद के निजाम के भारत में विलय के साथ ऑपरेशन पोलो 18 सितंबर 1948 को खत्म हो गया। कश्मीर से ज्यादा पेचीदा समस्या हैदराबाद की थी। हैदराबाद ने विलय पत्र पर दस्तखत नहीं किए थे और हैदराबाद के जो निज़ाम था वो लगातार एक स्वतंत्र हैदराबाद तो चाहता ही चाहता था। साथ में उसने जो एग्रीमेंट किया था वो उसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, 1 वर्ष का। उस दौरान उसकी पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है। उस दौरान वहाँ पर जो आंदोलन चलाया जा रहा है हैदराबाद के अंदर, उसका जो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वो पूरी तरीके से सांप्रदायिक है, कम्युनल है। इन सब बातों की चिंता किए बगैर दबाव में आए हुए उन्होंने हैदराबाद के लिए जो निर्णय लिया, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन पुलिस का, 5 दिन के उस ऑपरेशन के बाद हैदराबाद का विलय। और अगर यह ना किया गया होता तो शायद हैदराबाद का मुद्दा भी उतना ही पेचीदा दिखाई देता आज की तारीख में जितना कि कश्मीर का मुद्दा दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो से दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें फौलादी इरादों वाला लौह पुरुष कहा जाता है। देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार वो कर दिखाया जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि जूनागढ़ जैसी कुछ और रियासतें ऐसी थी जिन्होंने सहजता से भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया, जिसके लिए सरदार पटेल को सख्त रुख अपनाना पड़ा। लेकिन भारत के एकीकरण के लिए सरदार साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरदार पटेल ने अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 550 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को भारत में जोड़ा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने की नींव रखी। जिस कमजोरी पर दुनिया हमें
उस समय ताने दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार पटेल ने देश को रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पर चलते हुए संशय में घिरा वो भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ये अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे साधारण किसान के घर में पैदा हुए उस असाधारण व्यक्तित्व का, सरदार साहब का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल रहा। चाहे जितना दबाव क्यों न हो, कितने ही मतभेद क्यों न हो, प्रशासन में गवर्नेंस को कैसे स्थापित किया जाता है, ये सरदार साहब ने करके दिखाया। कच्छ से लेकर के कोहिमा तक, करगिल से लेकर के कन्याकुमारी तक, आज अगर बेरोक टोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है। जिन रियासतों ने भारत विलय में अड़चने पैदा की, उनमें कश्मीर रियासत भी थी। कश्मीर के भारत विलय से पहले विवाद की स्थिति बनी, लेकिन उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का समझौता किया। लेकिन कश्मीर के विलय में कुछ प्रावधान ऐसे रहे जो आजादी के दशकों बाद भी बने रहे। सरदार पटेल का बस चला होता तो कश्मीर पूरी तौर पे भारतवर्ष के हिस्सा रहता। ये तो कहिए कि सरदार पटेल ने कुछ चीज़ों को न तो नेहरू की सुनी और न माउंटबेटन की सुनी, लिहाजा जो कश्मीर बचा वो आपका बच गया। 48 के जो सीज फायर होता है कश्मीर के साथ, जब हमारी सेना ये कहती है कि जब तक हम पूरे पाक ऑक्युपाइड ने जो कर लिया है इन्होंने कश्मीर, जब तक हम इन्हें इनसे बाहर नहीं निकालते तब तक सीज फायर मत करिए, पटेल उसका समर्थन करते। लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने कश्मीर के भारत में पूर्णतः एकीकरण को सच कर दिखाया और सरदार पटेल के अधूरे सपने को पूरा किया। दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुकाकर पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। वल्लभ भाई पटेल का सरदार बनने का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, बलिदान और देशभक्ति के जिस रास्ते को चुना, उसकी वजह से वो लौह पुरुष कहलाए। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। स्कूली शिक्षा गुजरात में ही ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की और वकालत की पढ़ाई पूरी की और फरवरी 1913 में भारत लौटकर वो अहमदाबाद में एक बैरिस्टर बने। अहमदाबाद में उनकी वकालत बेहतरीन चल रही थी, लेकिन साल 1917 में
महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। पटेल गांधी के अहिंसा की नीति को संपूर्ण रूप से ना मानते हुए भी अंत तक गांधी के निकटतम सहयोगी बने रहे। सरदार पटेल 1920 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के समय कांग्रेस में शामिल हुए। साल 1937 तक उन्हें 2 बार कांग्रेस के सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे पार्टी के अंदर और जनता में बहुत लोकप्रिय थे। इस बीच गुजरात के खेड़ा और बारदोली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को जनता के बीच सरदार बना दिया। देखिए, सरदार पटेल का राजनीति में आगमन ऑलमोस्ट गांधी जी के साथ साथ होता है। एक वकील थे और गुजरात के अंदर गांधी जी का साथ देते हैं। दोनों किसान आंदोलनों में, खेड़ा और बारदोली, दोनों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बल्कि बारदोली आंदोलन से ही इनको सरदार की पदवी जो है वो मिली थी। जो गुजरात के किसानों की समस्या थी, रैयत वाले इलाके की खासकर से, उन समस्याओं को लेकर के जो उन्होंने गांधीवादी तरीके से लड़ाई की, उनकी मांगों को लेकर के, और ये जो सत्याग्रह हुए हैं 2, जो जिनको आप खेड़ा और बारदोली के नाम से जानते हैं, इन्हीं के पश्चात सरदार की उपाधि इनको जो दी गई है, वो इनका जो एक कार्य करने का जो तरीका है और जो निर्णय लेने की इनकी क्षमता है, और जो उस निर्णय पे बिल्कुल स्पष्ट और अटल रूप से खड़े रहने का जो उन्होंने अपना परिचय दिया इस दशक में, वो सरदार पटेल को सरदार बनाने का काम करता है। सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन से लेकर आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जो भूमिका निभाई, उसके कायल महात्मा गांधी से लेकर उस वक्त के तमाम बड़े नेता थे। सरदार पटेल की उस जो उनका कौशल है, जो उनकी क्षमता है, जो उनके अनुभव हैं, जो कि महात्मा गांधी जिसके विषय में अच्छे से जानते हैं, वो ही इस बात के लिए उनकी सबसे बड़ी स्वीकार्यता है कि सरदार पटेल ही इस इतने बड़े समस्या और चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो अद्भुत क्षमता है। आज़ादी के मात्र 10 वर्षों के बाद लिख रहे हैं, 1957 में मौलाना आज़ाद लिख रहे हैं कि अगर सरदार पटेल बने होते, भारत का भविष्य ही अलग होता, भारत का रास्ता ही अलग होता और भारत को ये दुर्दिन न देखने पड़ते। लेकिन 2 लोह पुरुष हमारे वो हैं आज़ादी की लड़ाई में, एक सुभाष चंद्र बोस और एक देश के लिए। और आप ये देखिए, वही पटेल जो बोस के हमेशा खिलाफ रहे गांधी के साथ, उन्हीं पटेल ने किस तरीके से फिर 45 से जब आजाद हिंद फौज के लोग वापस आए, कैसे उनकी मदद की, कैसे उनके विचारों का प्रचार किया और किस प्रकार से उस रास्ते को समर्थन दिया जो उन्होंने। लौह पुरुष सरदार पटेल सच्चे मायनों में राष्ट्रीय एकता के अद्भुत शिल्पी थे, लेकिन उनके बारे में यह अक्सर कहा जाता है कि वो बर्फ से ढके हुए एक ज्वालामुखी थे। अपनी मृत्यु से करीब 1 महीने पहले ही सरदार पटेल ने एक चिट्ठी में चीन से उठने वाली आशंकाओं का खुलासा किया था, जिसका परिणाम 1962 में चीन के हमले से सही साबित हुआ। जिस पत्र में उन्होंने ये कहा कि चीन हमारा दुश्मन है और इससे बचने के लिए हमें जो हमारा सीमा है चीन के साथ, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की रही हो, चाहे ऊपर लद्दाख की रही हो, कि इन इलाकों में हमें क्या क्या करना चाहिए। और उस समय उन्होंने कहा कि इन इलाकों में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, हमें इन इलाकों के लोगों का विश्वास लेना चाहिए, हमें इन इलाकों में अपनी आर्मी बढ़ानी चाहिए। नेहरू ने उस पत्र को नीचे लाया। सरदार पटेल ने जो वार्निंग दी थी, उससे जो आगाह किया था, अगर सरदार पटेल की बात को उस समय माना जाता तो हमको 62 नहीं देखना। साम्यवाद के प्रति उनकी दृष्टि बड़ी बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो इस पर भरोसा या विश्वास नहीं करते थे। इसलिए चीन के प्रति उनका शुरू से जो सोचने का तरीका था वह उसको बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म के नाम पे तो हिंदू चीनी एक संस्कृति, साझा संस्कृति के साझेदार हो सकते हैं,
लेकिन वो साम्यवादी संस्कृति जो किसी को नहीं मानती है, उसके आधार पर वो जब चीन को देखते थे तो उनकी शंकाएं बड़ी गहरी थी और वो शंकाएं आगे ठीक भी साबित हुई। आपका चीन का ये मोह भारत के लिए बहुत भारी साबित होगा। चीन किसी का सगा नहीं है, आपको चीन से बहुत संभल कर रहना पड़ेगा और न केवल संभल कर रहना पड़ेगा, आपको चीन से दोस्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चीन चाहेगा कि हम वो भारत को हक लें। सच्चे देशभक्त और नए भारत के मुख्य शिल्पकार सरदार पटेल को उनके योगदान के लिए वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आजादी के दशकों बाद साल 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके आदमकद योगदान को सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि देने का बीड़ा उठाया मोदी सरकार ने। गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना मोदी सरकार ने की। भारत की पहचान, भारत के सम्मान के लिए समर्पित एक विराट व्यक्तित्व का उचित स्थान देने का एक अधूरापन लेकर के आजादी के इतने वर्षों तक हम चल रहे हैं। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत का गठन है वो उसको इंगित करती है, उनके उस योगदान को। तो सरदार पटेल का भारतीय इतिहास में जो कहिए जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हुआ है जाकर के। मैं मानता हूं कि जो सम्मान सरदार पटेल को मिलना चाहिए था, वो सम्मान इन पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने उनको दिया। सरदार पटेल की मूर्ति बनवाना सबसे ऊंची, उस मूर्ति के नीचे एक संग्रहालय बनवाना जिसमें पूरा उस समय जो विलय हुआ है राज्यों का, उसकी पूरी कहानी उसके अंदर ली गई, और उस आदर्श को लेकर के कि भारत देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो वही पटेल जिन्होंने गांधी की अहिंसावादी नीति छोड़ दी थी देश की खातिर, देश पे खतरों को देखते हुए देश को बचाने के लिए, वही काम मोदी जी का। वो कितना भी गांधीवादी कहें अपने आप को, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है या आतंकवाद से लड़ने की बात आती है, तो वहां पे फिर कोई गांधीवाद नहीं है। वह नीति वो है जो सरदार पटेल की नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, तो उसी दिन देश भर में रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जाना शुरू हुआ। मोदी सरकार ने ही सरदार पटेल के नाम से राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत भी की। मोदी का ये देश हमेशा बहुत कृतज्ञ रहेगा कि उन्होंने सरदार पटेल को इतिहास की जिन किताबों के ऊपर धूल लाद दी गई थी, उसको साफ सुथरा करके न केवल उन पन्नों को बाहर किया है, बल्कि और भी बेहद खूबसूरत इतिहास के पन्नों को उसमें जोड़ा गया, जिन्हें विस्मृत करने भुलाने की पूरी कोशिश कर दी गई थी। आज चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या चाहे डे ऑफ यूनिटी हो, चाहे सरदार पटेल के नाम पर बहुत एप्रोप्रिएट इस देश की जनता को याद दिलाया जा रहा है। यही सरदार पटेल के प्रति
हमारी असली श्रद्धांजलि है। आज की तारीख में हर कोई स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है अब उसके विषय में जानता है। आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में जानेंगी, वो प्रश्न करेंगी कि ये यूनिटी का मतलब क्या है, ये क्यों किस विराट व्यक्तित्व की इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई और क्यों स्थापित की गई है। हैदराबाद को भारत में विलय कराने वाले सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए मोदी सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की भी बड़ी शुरुआत की है। सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया। हैदराबाद का जो विलय दिवस है उसको आम लोग नहीं जानते थे, कम से कम उस पर अब लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू हुआ कि भाई हैदराबाद है क्या। राष्ट्रीय एकता का मंत्र देने वाले सरदार पटेल के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक नजर आते हैं जितने उस वक्त हुआ करते थे। देश को एकता के सूत्र में पिरोए रहने के उनके सिद्धांत को आज भी जब कहीं खरोच आती है तो सरदार याद आते हैं। सरदार की सोच, उनके विचार, उनकी दूरदृष्टि आज भी भारत के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम हिंदुस्तानियों को सौंप करके गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बांटने की हर तरह की कोशिश का पुरजोर जवाब दें और इसलिए हमें हर तरह से सतर्क रहना है। समाज के तौर पर एकजुट रहना है। हमें ये प्रण करना है कि हम अपने सरदार के संस्कारों को पूरी पवित्रता के साथ आने वाली पीढ़ियों में भी उतारने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये ऊंचाई, ये बुलंदी भारत के युवाओं को ये याद दिलाने के लिए है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है जो इतनी ही विराट है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।